हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन देखा था और उसके बाद हमने देखा था वैलेंसीज क्या होती हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, कोवैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल कोवैलेंसीज क्या होती हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ लिविस स्ट्रक्चर। जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का या आयन का, वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसको ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा। देयर इज़ नो सर्टेन गाइडलाइन फ्रॉम IUPAC। तो जिसको जिस तरीके से ठीक लगता है वो उस तरीके से मॉलिक्यूल का और आयन का स्ट्रक्चर अपना बनाता है। ऐसे ही कुछ मेरे सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसको फॉलो करते हुए हम कन्वीनियंटली और इजीली किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बजाय ज़्यादा फोकस करेंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर पे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, अगर मुझे लिखना है CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन है, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और कार्बन पर ऑक्टेट पूरा हो रहा है इस तरीके से। तो मैं ये स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, ये तुम्हें पता है। मैं ये बनाऊंगा, इसकी जगह 4 बॉन्ड दिखा दिया, ये हमारा लिविस स्ट्रक्चर हो गया। किसी भी मॉलिक्यूल का हम इसी तरीके से लिविस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो लिविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या तरीके होंगे, क्या पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, तो उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उन पॉइंट्स को लिखते भी चलेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट जो हमारा है वो ये, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को पहले पहचानना है। सेंट्रल एटम बार बार आएगा, सराउंडिंग एटम बार बार आएगा, इसलिए सेंट्रल एटम को हम CA से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेंट्रल एटम होगा कौन? द एटम, किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में द एटम which is less in number और कई बार ऐसा होगा कि एक से ज़्यादा एटम्स की संख्या किसी मॉलिक्यूल में या आयन में बराबर बराबर है और वो भी लेस नंबर ही है। तो ऐसे केस में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड करेंगे। सेंट्रल एटम क्या होगा? वो एटम जिसके नंबर ऑफ एटम्स कम हो उस मॉलिक्यूल या आयन में, और साथ ही साथ इन जनरल उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। हालांकि कई बार ऐसा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट नहीं है, लेकिन नंबर से हम वहां पर डिसाइड कर लेंगे। तो जहां नंबर से बात बन जाए वहां तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जहां पर नंबर से बात न बने वहां पर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर जाना पड़ेगा। मैं दोनों तरीके के एक एक एग्जाम्पल पहले बताता हूं तुम्हें। जैसे मान लो कि हमारे पास मॉलिक्यूल है CCl4, तो यहां पर क्लोरीन के 4 एटम्स हैं और कार्बन के 1 एटम है। तो लेस इन नंबर कौन सा हो गया? कार्बन, और इनफैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन की ही लेस है। तो इसका मतलब कार्बन हमारा यहां पर सेंट्रल एटम हो गया। लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके का मॉलिक्यूल हो, POCl3, फास्फोरस और ऑक्सीजन दोनों की संख्या 1-1 है, तो ऐसे केस में वो एटम सेंट्रल एटम होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। हमें मालूम है कि ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेक्स्ट ओनली टू फ्लोरीन। तो इसका मतलब फास्फोरस हमारा यहां सेंट्रल एटम होगा, यहां पर कार्बन हमारा सेंट्रल एटम होगा। तो हम पहले डिसाइड करेंगे नंबर से, अगर उससे बात न बने तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे स्विच करेंगे। ठीक है। अब एक चीज और, यहीं पर एक पॉइंट है, ऐड कर रहा हूं मैं कि फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम्स।
क्लोरीन और फ्लोरीन और हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण यह है कि फ्लोरीन की कोवैलेंसी 1 होती है, एक से ज्यादा होती ही नहीं, और वही स्थिति हाइड्रोजन की भी है। और इस पॉइंट को भी अगर देखें कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तो फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कभी भी किसी के भी केस में वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होगा ही नहीं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस कारण से भी, और इनकी कोवैलेंसीज भी 1 है, तो कोवैलेंसी को ही बेसिस बना करके हम इनको सेंट्रल एटम नहीं कंसीडर करें। मतलब ये दोनों हमेशा सराउंडिंग एटम की तरफ होंगे, कभी सेंट्रल एटम की तरफ बिहेव नहीं करेंगे। फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम। क्लियर? तो हम कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पर ले रहे हैं, उनमें सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करेंगे। अब इन सभी में हमें सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना है, तो जो सेंट्रल एटम होगा आइडेंटिफाई करने पर हम उसको स्टार कर देंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन की संख्या कम है, एक कार्बन एटम है, जबकि ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो कार्बन विल बी द सेंट्रल एटम, और यही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की संख्या भी ज़्यादा है और कार्बन की संख्या भी कम है। अगर ये नहीं भी होता तब भी हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, तो कार्बन ही बनना पड़ेगा। वही बात यहां पर आएगी, नाइट्रोजन विल बी द सेंट्रल एटम। यहां पर फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, तो बोरॉन आएगा, वो हम नंबर से भी डिसाइड कर सकते थे। सल्फर और ऑक्सीजन में विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियसली सल्फर, लेस नंबर, यहां पर भी सल्फर। अब प्रॉब्लम इन दोनों केसेस में आएगी, यहां पर फास्फोरस और सल्फर 2 एटम्स ऐसे हैं जिनके नंबर ऑफ एटम से एक है, और SnF3 में सल्फर और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम से एक है। तब उस केस में हम नंबर से नहीं डिसाइड कर सकते, तब हमें डिसाइड करना पड़ेगा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो जो दोनों की लेस नंबर है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें, तो फास्फोरस और सल्फर में फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसका मतलब दिस विल बी द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सल्फर और नाइट्रोजन में सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो दिस विल बी द सेंट्रल एटम। इतनी बात क्लियर हुई, सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है, हमने क्या किया पहले एक बार फिर से रिपीट कर दूं। सबसे पहला काम हमें करना है सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है। सेंट्रल एटम फ्लोरीन और हाइड्रोजन कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी कोवैलेंसीज 1 होती है। दूसरा, कौन सा सेंट्रल एटम होगा? तो जिसकी संख्या कम होगी वो सेंट्रल एटम होगा। और अगर कई केसेस में 2 ऐसे एलिमेंट्स आ गए जिनके नंबर ऑफ एटम्स बराबर बराबर हैं, वो लेस नंबर भी हैं, तो ऐसे केस में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी दैट विल बी द सेंट्रल एटम। पहले नंबर ऑफ एटम से डिसाइड करो, जिसका लेस नंबर है वो, और अगर उससे बात न बने तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे स्विच करो। मैं एक एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं, मैं हालांकि इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा। अब OF2 में लिखता हूं और OCl2 लिखता हूं, तो इसमें पहले हमें डिसाइड करना है नंबर ऑफ एटम से, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा, और यहां पर भी ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा। इस केस में फ्लोरीन तो नहीं हो सकता, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बावजूद इसके ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर भी सेंट्रल एटम है, क्योंकि उसकी संख्या कम है। पहले हमें डिसाइड करना है नंबर ऑफ एटम से, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे स्विच करना है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। ये पॉइंट्स नोट करते चलना है साइमल्टेनियसली। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अरेंज ऑल द सराउंडिंग एटम्स। सराउंडिंग एटम्स का मतलब वो एटम्स जो सेंट्रल एटम से सीधे कनेक्टेड है। सराउंडिंग एटम्स को हम लिखेंगे SA से।
अरेंज ऑल द सराउंडिंग एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के लिए हमने बोला था Ca से लिखेंगे। एंड कनेक्ट देम टू सेंट्रल एटम थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। कोई भी सराउंडिंग एटम अगर है तो उसको सेंट्रल एटम से जुड़ा होना ही चाहिए, और जुड़ा है इसका मतलब कम से कम सिंगल बॉन्ड से होगा। तो हम बिना सोचे समझे सारे सराउंडिंग एटम्स को सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें। तो दो काम हम यहाँ पर साइमल्टेनियसली करने जा रहे हैं। पहले हमने डिसाइड कर लिया था कि सेंट्रल एटम क्या है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये कार्बन सेंट्रल एटम है, तो कार्बन सेंट्रल एटम, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, यहाँ पर बोरॉन, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर फास्फोरस, यहाँ पर सल्फर। अब सराउंडिंग एटम्स को इसके चारों तरफ अरेंज करना है हमें। सराउंडिंग एटम्स को इसके चारों तरफ अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन हमने ऐसे बना दिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे बनाएं, एक यहाँ बना दें, एक ऐसा बनाएं, जैसे हमें ठीक लगे। अभी हम स्पेशियल ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहे, वो आगे पढ़ेंगे। अभी हम केवल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो चारों इसके चारों तरफ अरेंज कर दें। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तीनों को इसके चारों तरफ अरेंज कर दें। यहाँ पर 3 फ्लोरीन है, तीनों अरेंज कर दें इसके चारों तरफ। सल्फर पे 2 ऑक्सीजन है, तो ऐसे अरेंज कर दें जैसे हमें ठीक लगे। हम अभी स्पेशियल ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रहे। यहाँ पर 1 सल्फर है और 3 क्लोरीन है, और यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है और 3 फ्लोरीन है। अब अगला पॉइंट उसी बात में मैंने लिखा है, सारे सराउंडिंग एटम्स को सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से हमें कनेक्ट कर देना है। सारे सराउंडिंग एटम्स को सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। तो पहले इसको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। सभी को सिंगल बॉन्ड से पहले सेंट्रल एटम से कनेक्ट कर दो। इतना हमने कर दिया। जो हमने दूसरा पॉइंट लिखा था उतना तक हमारा बात हो गया, कंप्लीट हो गया, वहाँ तक की बात। अब उसके बाद हमें क्या करना है? जब हमने सारे सराउंडिंग एटम्स को सेंट्रल एटम से जोड़ दिया, उसके बाद क्या करना है वो मैं अब यहाँ पर अगला पॉइंट लिख रहा हूँ, तो इस पॉइंट को नोट कर लोगे। सेंट्रल एटम्स से सिंगल बॉन्ड से जब सराउंडिंग एटम्स को जोड़ते हैं तो कुछ ऐसे सराउंडिंग एटम्स होंगे जिनका ऑक्टेट पूरा हो गया। हाइड्रोजन होगा तो उसका डुप्लेट तो सर्टेनली पूरा हो चुका होगा। तो बाय डूइंग सो, मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं, थर्ड पॉइंट। बाय डूइंग सो मतलब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करने से, सिंगल बॉन्ड से सारे सराउंडिंग एटम्स को सेंट्रल एटम से कनेक्ट करने से ऑक्टेट in case of hydrogen duplet of some of the surrounding atoms, सराउंडिंग एटम्स को मैंने बताया था ऐसे ही से लिखेंगे, आर कंप्लीट। जिनका ऑक्टेट पूरा हो गया उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, लेकिन कुछ ऐसे सराउंडिंग एटम्स भी होंगे जिनका कंप्लीट नहीं होगा। दो देयर मे बी some surrounding atoms whose octet is incomplete
complete the octet of such surrounding atoms by forming double bond or triple bond as required। जैसी जरूरत हो हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। क्या करना है हमें? सबसे पहला काम किया हमने, सराउंडिंग सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई किया। वो कौन था? जिसकी संख्या कम थी। अगर संख्या से बात नहीं डिसाइड हुई तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हमने डिसाइड किया। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस थी वो सेंट्रल एटम हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, सारे सराउंडिंग एटम्स को सेंट्रल एटम के चारों तरफ अरेंज किया और सारे सराउंडिंग एटम्स को सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि सराउंडिंग एटम जो है वो सेंट्रल एटम से तो जुड़ा ही होगा। अगर मॉलिक्यूल का पार्ट है तो उसको जुड़ा होना चाहिए, और जुड़ा होगा तो कम से कम सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ा होगा। तो हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। हाइड्रोजन होगा तो उसका डुप्लेट सर्टेनली पूरा हो गया, लेकिन बाकी कोई और एटम होगा तो हो सकता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो गया हो सकता है उसका ऑक्टेट पूरा न हुआ हो। दोनों बातें हो सकती है। जिसका ऑक्टेट पूरा हो गया हमें उसके बारे में कंसर्न नहीं है, लेकिन जिसका ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ है, जिस सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसका ऑक्टेट हमें नेसेसरली पूरा करना है। और उसको पूरा करने के लिए हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे जैसी जरूरत होगी। देखो जरा, अब यहां से जो एडिशनल बॉन्ड बनाने की जरूरत है मैं उसको ग्रीन कलर का मार्कर यूज कर रहा हूं। यहां पर ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक सिंगल बॉन्ड बनाया तो 7 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। यही बात यहां पर भी होगी। हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड बनते ही उसका डुप्लेट पूरा हो गया। हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड बनते ही डुप्लेट पूरा हो गया। फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाया उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। सल्फर के पास ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाया 7 हुए, डबल बॉन्ड बना दिया, ऑक्टेट पूरा। वैसे ही इसके लिए, वैसे ही यहाँ पर, और यहाँ पर सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्ड बनाया है 7 हुए, डबल बॉन्ड बना दिया, इसका ऑक्टेट पूरा। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, सिंगल बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट पूरा हो गया है। इसमें सिंगल बॉन्ड ही था, वो दिखाया नहीं था इसलिए ग्रीन से दिखा रहा हूं। यहां पर फ्लोरीन तीनों जो है वो यहां पर जो तीनों फ्लोरीन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, सिंगल बॉन्ड बनाया था 6 हुए, 2 और बॉन्ड बना देंगे उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इतना करने से हमारे पास सारे सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। हम कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहां सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। इन ऑल एक्सेप्टेबल लिविस स्ट्रक्चर ऑक्टेट ऑफ सराउंडिंग एटम नेसेसरली बी कंप्लीट। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा जिसमें सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। इस बात का हमें ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, सेंट्रल एटम के बारे में अभी हमने कुछ नहीं बोला, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करने के लिए बोला है। सेंट्रल एटम जो है अगर उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी पूरा होता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। कम है, ज़्यादा है, दोनों एक्सेप्टेबल है, डिपेंड करता है कि उसकी वैलेंसी कितनी है। और एक चीज़ और, अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है तो हमेशा ध्यान रखना कि उस पर 4 से ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड ना बने हो। कोवेलेंट मतलब इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट, 4 से ज़्यादा कभी भी नहीं बने होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके वैलेंस शेल में केवल 4 ऑर्बिटल्स हैं, 2s, 2px, 2py, 2pz, और इसका मतलब केवल 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो कभी भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की कोवैलेंसी 4 से अधिक नहीं हो सकती। ये बात हमने वैलेंसी जब लास्ट क्लास में बताई थी वहाँ पर भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर कोवैलेंसी जो हमारे पास है वो सेंट्रल एटम की, अगर सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेंट्रल एटम हो सकते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। तो इनकी कोवैलेंसी मैक्सिमम जो हो सकती है वो 4 हो सकती है, 4 से कम है चलेगा। अब यहाँ पर देखो बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, फिर भी एक्सेप्टेबल है। ऐसा और कोई नहीं है जिसमें ऑक्टेट नहीं पूरा है सेंट्रल एटम का, लेकिन बोरॉन का ऑक्टेट नहीं पूरा है, वो भी हमें एक्सेप्टेबल है। अगर BeCl2 बनाते तो उसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होते, 2 सिंगल बॉन्ड से क्लोरीन जुड़े होते, उसका भी ऑक्टेट नहीं पूरा, वो भी हमें एक्सेप्टेबल है।
ऑक्टेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रोवाइडेड द सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। लेकिन अगर सेकंड पीरियड से नीचे का है सेंट्रल एटम तो उसके पास 8 से ज़्यादा हो सकते हैं। और मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि फ्लोरीन हैलोजन फैमिली में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 तक जा सकती है, और बाकी जो थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड के फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो 6 तक जाती है। और 3 एलिमेंट्स हमने बताया था, जीनोन, ऑस्मियम और रुदेनियम, इन 3 एलिमेंट्स की मैक्सिमम कोवेलेंसी 8 तक जा सकती है। तो उस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे देखो सल्फर की कोवेलेंसी 6 जा रही है, दैट इज एक्सेप्टेबल। फास्फोरस की कोवेलेंसी 5 जा रही है, ये भी एक्सेप्टेबल है। सल्फर 6 जा रही है, ये भी एक्सेप्टेबल है। ये कर लिया, हमारा लुईस स्ट्रक्चर हो गया, नथिंग टू डू। लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, इतने से हमारा सारा काम हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ एक एडिशनल चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ, ये आगे हमें हेल्प करेगा जब हम हाइब्रिडाइजेशन या कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी मदद करेगा। हमें क्या करना है, सेंट्रल एटम के पास अगर कहीं लोन पेयर है, ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो वैलेंस शेल में है और बॉन्ड फॉर्मेशन में अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हमें ढूंढना है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, देखो जरा, कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। और 4 में से 4 के 4 बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए, दोनों ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बन रहा है। तो इसका मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, चारों चले गए बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसका मतलब यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। वही बात यहाँ पर कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए, कोई नहीं है। नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 ही बॉन्ड बनाया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में गया है, तो एक लोन पेयर यहाँ पर नाइट्रोजन के पास होगा। एक इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पर हमें दिखाना पड़ेगा। ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये लुईस स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, बना दोगे तो गलती नहीं होगी, लेकिन ये हमें आगे काम करेगा जब हम हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस और एसिड बेस कॉन्सेप्ट देखेंगे, वहां पर बड़ी मदद करेगा। बोरॉन के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तीनों बॉन्ड फॉर्मेशन में गए, कोई लोन पेयर नहीं। सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑक्सीजन फैमिली का है, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन में गए, तो एक लोन पेयर बचा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब एक लोन पेयर बचा। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 के 6 बॉन्ड फॉर्मेशन में गए, कोई लोन पेयर नहीं। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 के 5 बॉन्ड फॉर्मेशन में गए, कोई लोन पेयर नहीं। SnF3 में सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 के 6 बॉन्ड फॉर्मेशन में गए, कोई लोन पेयर नहीं। तो लोन पेयर हमें दिखा दिया, हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये सिंगल एटम्स जो हमारे पास हैं, सेंट्रल एटम्स, उनका लुईस स्ट्रक्चर बनाने का ये आसान तरीका था। बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेंगे और उनका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे।